नमस्कार, मैं गिरजेश आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरजेश अकेडमी की स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 6। अभी तक ने हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पढ़ चुके हैं। हम लोग ने पार्ट 1 में ऊष्मा पढ़ा था और ऊष्मा के क्या क्या इकाई होते हैं, फिर ताप क्या होता है, ताप को किस किस स्केल के माध्यम से हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं। जिसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले कि हीट एंड टेम्परेचर का तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम ऊष्मा का कुछ प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मतलब ऊष्मा का प्रभाव क्या क्या होता है, अर्थात हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि ठोसों पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होगा, द्रव पर का ऊष्मा क्या प्रभाव होगा, फिर गैसों पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होगा। ठीक, इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ठोसों पर ऊष्मी प्रभाव मतलब तापीय ऊष्मा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये है पार्ट 6 हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर इस चैप्टर का नाम है। और हमने अभी तक जो भी पढ़े हैं, जैसे कि हीट एंड टेम्परेचर है, तो हीट एंड टेम्परेचर में क्या क्या हम लोग पढ़नी है। हीट के बारे में भी तो हम लोग जान लिए हैं और टेम्परेचर के बारे में भी जान लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि जो हीट है और टेम्परेचर है, तो हम हीट का कुछ प्रभाव को आज इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे देखेंगे कि हीट का प्रभाव मतलब ऊष्मा का प्रभाव हम लोग देखेंगे। तो ऊष्मा का प्रभाव तो हम लोग चर्चा किए हैं कि मतलब रासायनिक परिवर्तन, ताप परिवर्तन, दाब परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ये सब तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं। लेकिन आज देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव हम लोग ठोसों पर, ऊष्मा का प्रभाव ठोसों पर देखेंगे। ठोसों पर अर्थात यहाँ पे हम लोग ऊष्मा का प्रभाव किस पे देखेंगे, ठोसों पर, सॉलिड पे देखेंगे, सॉलिड पे। ठीक, अब इसमें देखेंगे ठोसों पर ऊष्मा का प्रभाव कैसे होता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जैसे किसी वस्तु को जब हम लोग हीट देते हैं, तो हीट देने पे उसके मॉलिक्यूल्स आपस में दूर हटते हैं। इस प्रकार हम लोग जानते हैं जब किसी भी हीट को हम लोग जब किसी भी मेटल को या किसी भी ठोस को हम लोग जब गर्म करते हैं, तो उसमें कुछ प्रसार होता है, अर्थात जो उसके मॉलिक्यूल जिसको अणु होते हैं वो आपस में दूर हटते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या करते हैं, तापीय प्रसार करते हैं। मतलब ठोसों का तापीय प्रसार करेंगे। अगर ठोस को हम लोग ऊष्मा देंगे और उसमें एक्सपेंशन होगा, उसमें प्रसार होगा, तो उसको बोलेंगे ठोसों का तापीय प्रसार। अगर द्रव को बोलेंगे तो द्रव का तापीय प्रसार। अगर गैस की बात करेंगे तो गैस का तापीय प्रसार होगा। यहाँ पे हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं ठोसों का तापीय प्रभाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर ठोस को जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई एक रॉड है, इस रॉड को हम लोग गर्म करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई रॉड है और हम लोग इसमें गर्म करें, मान लेते हैं किसी बर्नर के माध्यम से यहाँ पे हम लोग गर्म किए, तो गर्म करने के पश्चात क्या होता है, जब ये हीट को अपने एब्जॉर्ब करेगा और शोषित करेगा, तो इसके अणु आपस में दूर दूर जाते हैं। जब इसके अणु आपस में दूर दूर जाते हैं, अर्थात इसके कुछ साइज शेप एंड साइज में, इसकी लंबाई में कुछ क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग पहला हेडिंग डाल लेते हैं कि ठोसों में ऊष्मी प्रभाव क्या है। सबसे पहले एक पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं कि ठोसों में ऊष्मी प्रभाव। क्या चीज, ठोसों में ऊष्मी प्रभाव। यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग तौर पे डालते हैं ठोसों में ऊष्मी प्रभाव। ठीक, ये हेडिंग है ठोसों में ऊष्मी प्रभाव। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, जैसे जानते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थों को गर्म करते हैं तो उस पदार्थ के अणु आपस में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जिससे हम लोग जानते हैं कि उस ठोसों में क्या है, ऊष्मी प्रभाव हुआ है। सबसे पहले ऊष्मी प्रभाव को हम लोग देखेंगे। ऊष्मी प्रभाव जनरली अगर देखें तो 3 प्रकार का होता है ठोसों में। पहला क्या होता है, रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार।
अर्थात इसमें हम लोग कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हम लोग देखते हैं कि पहला होता है रेखीय प्रसार गुणांक। क्या होता है? रेखीय प्रसार। दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार, ठीक। और तीसरा होता है आयतन प्रसार, ठीक। इन सब हम देखेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन और इसको बोलते हैं सरफेसियल एक्सपेंशन और इसको बोलते हैं वैल्यूम एक्सपेंशन, ठीक। इन तीनों को हम लोग डिटेल से यहाँ चर्चा करेंगे कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है। इन सभी को हम लोग देखेंगे डिटेल से। पहला इसमें हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कि इसमें रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। रेखीय प्रसार गुणांक एक तो प्रॉपर्टी ही है इसका, एक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग रेखीय प्रसार को जानेंगे। जब हम किसी रॉड को लेंगे, जैसे छड़ है तो छड़ को लेंगे, तो अगर उसको हीट देंगे, हीट देने के बाद अगर उसकी सिर्फ लंबाई में, उसके अनुदैर्ध्य में, लंबाई में, लॉन्गिट्यूडिनल में अगर वृद्धि हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार। यहाँ पे पहला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं रेखीय प्रसार। क्या चीज? रेखीय प्रसार। हम लोग जानते हैं रेखीय प्रसार क्या होता है। जब किसी, इसमें लिख लेते हैं, जब किसी छड़ को ऊष्मा दिया जाता है तो उसके लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं, ठीक। अगर हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले कि रेखीय प्रसार क्या होता है। जब किसी भी छड़ को हम लोग जब ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने के बाद उसके लंबाई में क्या होता है, अगर वृद्धि हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक। अब रेखीय प्रसार बोलेंगे। अब हम लोग जान जाते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। रेखीय प्रसार गुणांक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है। तो हम लोग जान जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक। रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे, माना किसी छड़ की लंबाई L, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, माना किसी छड़ की लंबाई L, उस छड़ की ओरिजिनल जो लंबाई L है तथा ताप में वृद्धि T डिग्री सेंटीग्रेड करने पर छड़ में परिवर्तन डेल्टा L हो तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब किसी छड़ की लंबाई अगर मान लें L है और उसमें T डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर उसमें कितनी एक्सपेंशन होगा, तो हम लोग मान लिए हैं डेल्टा L होगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि
रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। रेखीय प्रसार गुणांक में इसमें हम लोग देखेंगे कि एक राड है, उसकी लंबाई क्या है, यल है। उस यल की लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस जो टेम्परेचर दिए हैं और उसमें जो वृद्धि हुआ है, अर्थात इस T डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस इंटू डेल्टा टी, अर्थात जो हम लोग ताप दिए हैं उसका और उस प्रारंभिक लंबाई को छोड़ करके जो लंबाई में वृद्धि हुआ है उसकी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो उसमें एक कांस्टेंट आएगा जिसका यल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा यल, यहाँ पे यल रहेगा यल, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक, ये हो जाता है रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा जो कांस्टेंट आता है इसी को हम लोग बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक जनरली, रेखीय प्रसार गुणांक हम लोग देखेंगे यल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा यल इंटू डेल्टा टी, अर्थात इसको हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक अगर यहाँ पे निकालें, अल्फा का वैल्यू निकालें तो यल अपान डेल्टा यल अपान डेल्टा टी, अर्थात ये फार्मूला हो गया हमारा रेखीय प्रसार गुणांक का। इसमें रेखीय प्रसार गुणांक का अगर हम लोग फार्मूले से डिफिनीशन को डिफाइन करें तो बोलेंगे कि किसी क्षण की वास्तविक लंबाई तथा उस प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि तथा उनके तापमान के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक बोलेंगे। ठीक, हम लोग देख लिए रेखीय प्रसार गुणांक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, अर्थात क्षेत्रीय के बारे में हम लोग देखेंगे, मतलब क्षेत्रफल के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं सेकेंड नंबर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार। यहाँ क्षेत्रीय प्रसार में हम लोग देखेंगे इसको सरफेस। क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, जैसे हम लोग किसी लेमिना हुआ, पटल हुआ, उस चादर हुआ, कोई चादर की शीट है, अगर उसको हम लोग उष्मा देंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कोई शीट है, इस शीट को जैसे हम लोग उष्मा देंगे, यहाँ पे हीट देंगे, तो हीट को देने से इसमें की लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार बोलेंगे। और इसकी जो हम लोग चर्चा करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है। उसमें हम जैसे रेखीय प्रसार गुणांक की बात किए थे, तो इसमें हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे। इसमें माना कि ए क्षेत्रफल वाला एक शीट है और उसके T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर डेल्टा ए की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, इसमें हम लोग डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या जानेंगे कि इसमें देखेंगे कि माना, लिख लेते हैं, माना ए क्षेत्रफल वाला एक पटल मतलब सीट होता है, लेमिना बोलते हैं जिसको हम लोग शुद्ध में लेमिना। ठीक, पटल को T डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर उसके क्षेत्रफल में डेल्टा ए की वृद्धि होती है। ठीक, क्षेत्रफल में डेल्टा ए की वृद्धि होती है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जब डेल्टा ए की वृद्धि हो गई तो इसमें हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, उसमें हम लोग अल्फा से डिनोट किए थे, जिसमें क्षेत्रीय प्रसार, उसमें रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए थे, अल्फा से। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम लोग डिनोट करेंगे बीटा से। तो इसमें क्या होता है, अगर इस शीट का जो लेमिना है उसका क्षेत्रफल क्या हो, ए हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, अर्थात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जब किसी
शीट में डेल्टा टी टेम्परेचर देने पर उसके क्षेत्रफल में डेल्टा ए की वृद्धि हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यहाँ पे हम लोग अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो ए इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से हम लोग बीटा की मान निकालेंगे जब, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी। अर्थात उस लेमिना का क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल ए तथा उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि डेल्टा ए इंटू टेम्परेचर, डेल्टा परिवर्तन टेम्परेचर के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलेंगे। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो गया और रेखीय प्रसार गुणांक हो गया। लास्ट हम लोग ने चर्चा कर लेते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि आयतन प्रसार क्या होता है। तो आयतन प्रसार को हम लोग देख लेते हैं, इसमें हेडिंग डालेंगे आयतन प्रसार। आयतन प्रसार में देखेंगे तीसरा हेडिंग है आयतन प्रसार। आयतन प्रसार यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसके अंदर आयतन प्रसार क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई ठोस गोला हो लोहे का, और उस ठोस लोहे गोले को अगर हम लोग किसी उष्मा को दें, किसी माध्यम से या किसी चीज़ से अगर दें, तो उसमें उसकी अगर प्रसार हो, उस ठोस गोले में अगर प्रसार हो, प्रसार होना कैसे चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई गोला है, ये ठोस गोला है, ये भरा हुआ है और ये 3D के रूप में है, 3D है। अर्थात अगर इस गोले को, ठोस गोले को जब हम लोग उष्मा देंगे तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में वृद्धि हो। जब तीनों में वृद्धि होगा तब क्या हो जाएगा, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार होगा। और इसका हम लोग आगे नेक्स्ट चर्चा कर ले रहे हैं कि आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। इसमें हेडिंग आगे कर लेंगे आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन प्रसार गुणांक में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। इसमें मान लेंगे कि माना किसी गोले का आयतन भी है जो इसकी वास्तविक आयतन है, और इसमें डेल्टा, माना किसी ठोस गोले का आयतन भी और डेल्टा टी ताप देने पर उसमें हुई वृद्धि को डेल्टा भी कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इसमें इसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा भी का, कितना टेम्परेचर देने पे, डेल्टा टी पर, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसमें देखेंगे जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीटा तो हो गया, यहाँ पे हम लोग गामा की रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये है गामा, और गामा इंटू डेल्टा भी इंटू डेल्टा टी, ठीक ये है। अर्थात V इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा भी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे अगर गामा की हम बात करें, निकालें, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जाएगा। अर्थात V इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। अर्थात इसका अगर हम लोग डिफिनीसन की बात करें तो इसका हम लोग देखेंगे क्या होता है। किसी ठोस लोहे का आयतन, वास्तविक आयतन तथा उसके आयतन में हुई वृद्धि और तापमान के गुणनफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार गुणांक बोलेंगे। इसमें हम लोग तीनों चीज़ की चर्चा कर ली है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है और आयतन प्रसार गुणांक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल चर्चा करेंगे। आज तक के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।